प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमने इससे पिछले टॉपिक में जर्मनी का एकीकरण पढ़ा। आज विश्व इतिहास का आपका अंतिम टॉपिक है इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण से पहले हम इटली का जो भौगोलिक स्थिति कैसी थी, इनके पड़ोसी देश कौन कौन से थे, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये पूरा इटली है, जो ये पूरी लाइन खींची गई है, ये पूरा इटली है जो अलग अलग भागों में था। इसके उत्तरी भाग में लोम्बार्डी, ट्रेंटो, वेनेशिया, ये पिडमॉन्ट। मध्य इटली था वो डची, मेडिना, परमा, रोम, और ये एक सार्डिनिया। और दक्षिण इटली था वो सिसिली और नेपल्स। ये बहुत बड़ा क्षेत्र नेपल्स का था, जहां बुर्जो वंश का शासन था, बुर्जो वंश। और सार्डिनिया पर सेडो वंश का शासन था, सेडो। सार्डिनिया और पिंडमान पर। तो हम जो इटली का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले इटली के जो पड़ोसी देश है ऑस्ट्रिया, और उसके बाद इधर फ्रांस, और फिर इसके अब हम देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये चीजें थी इटली के एकीकरण में बाधक, जिसमें सबसे पहले विदेशी प्रभुत्व है। इटली के एकीकरण में बाधा कौन सी थी? विदेशी प्रभुत्व है। किस किस का? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इनका विशेष बाधक तत्व था। उसके बाद पोप पर रोम अपनी सत्ता बनाना चाहते थे। रोम चाहते थे कि पोप पर अपनी सत्ता रहे। उसके बाद इटली 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली। और राज्यों में अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे। तो ये इटली के एकीकरण की मुख्य बाधा थी। अब इटली के एकीकरण में हम सहायक तत्व पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक संस्था थी कार्बोनेरी संस्था। कार्बोनेरी संस्था है, ये गुप्त संगठन था। गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई। जो ये नेपल्स का क्षेत्र है, यहाँ ये कार्बोनेरी संस्था बनी। तो कार्बोनेरी संस्था के बारे में पूछा जा सकता है, जो इटली के एकीकरण में सहायक है। ये गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना 1810 ईस्वी में नेपल्स में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी जो आक्रमणकारी है उनको बाहर निकालना, लोकतंत्र की स्थापना करना। लेकिन इनका अच्छी तरह से नेतृत्वकर्ता नहीं होने के कारण ये असफल होगी। फिर यंग इटली 1831 ईस्वी में मेजिनी ने यंग इटली की स्थापना की। मेजिनी 1831 ईस्वी में मेजिनी ने, ये एक विचारक थे इटली के, और इन्होंने 3 अपने प्रमुख मंत्र दिए कि परमात्मा में विश्वास करो, जनता को इटली के एकीकरण के लिए लड़ना होगा और इटली के लिए लड़ना होगा। तो इटली, जनता और परमात्मा, 3 इनके प्रमुख मंत्र थे। और यंग इटली में मेजिनी ने कहा कि यदि आप किसी भी क्रांति को सफल करना चाहते हो तो उसका नेतृत्व युवा लोगों के हाथों में दो। युवाओं में अंदर वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है कि वो किसी भी क्रांति को सफल बना सकते हैं। ये थी यंग इटली। उसके बाद 3 नंबर पे काउंट कैमिलो डी काबूर, इसको काबूर भी कहते हैं, काबूर पूरा नाम है काउंट कैमिलो डी काबूर। ये 1810 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये उदारवादी थे, उदारवादी विचारक थे, और ये चाहते थे कि पिंडमांड के नेतृत्व में पूरी इटली का एकीकरण हो। इटली का एक ये राज्य यहाँ था, ये पिंडमांड। तो इस पिंडमांड के नेतृत्व में पिंडमांड और सार्डिनिया, यहाँ सेडो जाति के लोग रहते थे इटली के। तो ये जो कबोर चाहते थे कि पिंडमांड के नेतृत्व में पूरी इटली का एकीकरण हो। और 1852 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल राजा बने थे। पिंडमांड और सार्डिनिया के राजा बने थे, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल। उस समय ये कोबेर को प्रधानमंत्री बनाया गया था इटली का। इटली का मतलब पिंडमांड और सार्डिनिया का। और चौथा है इनके सहायक तत्व नेपोलियन। नेपोलियन ने क्या किया? इटली को जीता। फ्रांस में थे नेपोलियन। इटली को जीतने के बाद इन्होंने इटली को 3 अलग अलग भागों में बांट लिया, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली। पहले क्या थे, बहुत सारे राज्यों में ये विभक्त था, तो एकता नहीं थी। जब तीनों में बांटा तो सभी लोग है, थोड़ी बहुत इसमें भौगोलिक निकटता आई और लोग एक सूत्र में बंधे। और इनके मन में ये विचार आया कि नेपोलियन फ्रांस के हैं, जो विदेशी है, हमारे ऊपर शासन करें। तो नेपोलियन ने जो इटली को जीत कर इनको 3 भागों में बांटा, वो भी इटली के एकीकरण में सहायक तत्व है। तो अब हम आते हैं कि इटली का जो एकीकरण में, ये तो थी बाधाएं, ये इटली के एकीकरण मुख्य संस्था है। हमने जर्मनी के एकीकरण में पढ़ा। तो जो मुख्य संस्था, एक मेन जो संगठन था, आर्थिक संघ जोल्बरीन। इसी तरह इटली में ये कार्बोनेरी संस्था, ये आपको आनी चाहिए। यंग इटली पूछा जा सकता है।
उसके बाद आते हैं इटली के एकीकरण के चरण। तो इटली का एकीकरण 4 चरणों में हुआ। तो एक बड़ा प्रश्न बन सकता है कि इटली के एकीकरण के चारों चरणों के बारे में लिखिए। तो इटली के एकीकरण का जो प्रथम चरण है ये कहां से शुरू होता है कि ये जो नेपोलियन है ये छुट्टियां बिताने के लिए ये सार्डिनिया के किनारे आके यहाँ कुछ दिन बिताते हैं। जो ये सार्डिनिया दिख रहा है, इस सार्डिनिया के किनारे नेपोलियंस आते हैं, छुट्टियां बिताते हैं कुछ। उस समय यहाँ सार्डिनिया में प्रधान राजा होते हैं, वो होते हैं ये इमेनुअल विक्टर इमेनुअल, और प्रधानमंत्री होते हैं काउंट कैमिलो डी काबूर। तो काउंट कैमिलो डी काबूर बिना किसी औपचारिकता के यहाँ जाकर नेपोलियन से मिल लेते हैं। नेपोलियन यहाँ छुट्टियां बिता रहे होते हैं, यहाँ जाकर नेपोलियन से मिलते हैं और नेपोलियन से कहते हैं कि आप ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में हमारा साथ दो। तो यहाँ नेपोलियन एक स्थान पे मिलते हैं, नेपोलियन थर्ड और काबूर। ये वह जो स्थान था जहां ये रुके हुए थे वो था प्लोम्बियर्स। तो प्लोम्बियर्स समझौता कहते हैं। तो प्लोम्बियर्स समझौता किन किन के बीच में हुआ? नेपोलियन तृतीय और डी काबूर के मध्य। अब इसमें क्या क्या कहा गया कि फ्रांस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली का साथ देगा, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली का साथ देगा। फ्रांस को क्या मिलेगा? सेवाई और नीश प्रांत मिलेंगे, और नेपल्स, सिसिली व रोम राज्य ये बने रहेंगे। अब क्या हुआ? 3 अप्रैल से जून 1859 तक फ्रांस इटली ये दोनों मिले हुए थे और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध चला, इनके विरुद्ध इन्होंने युद्ध कर दिया। अब क्या हुआ? शुरू में तो नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इनका साथ दिया, सार्डिनिया का या कह सकते हैं इटली का, लेकिन बाद में समझौता करवा दिया कि युद्ध से कोई फायदा नहीं है। तो एक संधि हुई जिसको कहते हैं विल्फ्रेंका की संधि। ये 11 जुलाई 1859 को हुई विल्फ्रेंका की संधि। उसमें क्या किया गया? नेपोलियन तृतीय थे इनके, और ऑस्ट्रिया के राजा थे उस समय जोसेफ। तो जोसेफ और नेपोलियन के मध्य विल्फ्रेंका की संधि हुई, और इस संधि से यह तय हुआ कि जो लोमार्डी शहर है वो सार्डिया को दे दिया जाए, यानी इटली को दे दिया जाए। सार्डिया को, लोमार्डी ये शहर है, ये ऑस्ट्रिया के अधीन था, तो इस लोमार्डी को सार्डिया को दे दिया जाए। सार्डिया और पिंडमांड के जरिए ये इटली का एकीकरण हो रहा है, तो सार्डिया को दे दिया जाए। दूसरा, वेनेशिया पर इटली का ये अधिकार रहेगा। और फिर लेकिन इसमें काबूर ने इस संधि में ये साथ नहीं था, काबूर को धक्का लगा, वो ये संधि नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर ये राजा थे विक्टर इमेनुअल, इन्होंने कहा कि ठीक है, लोम्बार्डी मिल रहा है तो, और नेपोलियन को नाराज करना ठीक नहीं है, इसलिए ऑस्ट्रिया ये जो राजा थे सार्डिनिया के, उन्होंने और फ्रांस के राजा और ऑस्ट्रिया के राजा तीनों ने मिलकर ये ज्यूरिख की संधि बनाई। और ज्यूरिख की संधि हुई 10 नवंबर 1859 को। ये जो विल्फ्रेंका की संधि है 11 जुलाई को हो रही है, ये 10 नवंबर को हो रही है, जुलाई के बाद नवंबर को। इसमें केवल ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हो रही है। ये सार्डिनिया की तरफ से मान्यता नहीं है, लेकिन ज्यूरिख संधि है, इसके तहत विल्फ्रेंका संधि को मान्यता मिल जाती है। और इसी तरह पहला चरण पूरा हो जाता है। प्रथम चरण के अंदर इटली में केवल ये एक मिलता है, लोम्बार्डी, प्रथम चरण। अब दूसरा चरण पे आते हैं। दूसरे चरण में मध्य इटली में ये डची है, मेडिना है, परमा है, रोम है, ये था। तो यहाँ जनमत संग्रह करवाया इस इमेनुअल, ये काफी लोकप्रिय राजा थे विक्टर इमेनुअल। तो विक्टर इमेनुअल ने यहाँ जनमत संग्रह कराया। तो इन जनता ने यहाँ जनमत संग्रह में कहा कि हम भाई सार्डिनिया और पिंडमांड के साथ रहेंगे। तो इसके तहत मध्य इटली का विलय हो गया, केवल रोम एक रहा, बाकी मध्य इटली। तो मध्य इटली का विलय है वो दूसरा चरण। और अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में एक व्यक्तित्व आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं, गेरिबाल्टी। गेरिबाल्टी कौन थे? इनका जन्म 1807 ईस्वी में नीश प्रांत में हुआ। 1833 में नौसैनिक षड्यंत्र में इनको पकड़ा गया और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। तो ये यहां से भाग गए दक्षिण अमेरिका, और 1854 में वापस दक्षिणी अफ्रीका से वापस आए। 1854 में गेरिबाल्टी आकर इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया। तो ये 5 मई 1860 को लाल कुर्ती संगठन के 1000 सैनिकों लेकर सिसिली पर आक्रमण कर देते हैं और सिसिली को जीत लेते हैं। यहाँ बुर्जुआ वर्ग का शासन था, तो इन बुर्जुआ वर्ग के शासन को ये हरा देते हैं गेरिबाल्टी, और जीतकर खुद को यहाँ का राजा बना देते हैं। फिर ये बढ़ते हैं नेपल्स की ओर। इधर इमेनुअल कांट को पता चलता है, तो ये भी सेना लेकर यहाँ आते हैं नेपल्स में। इमेनुअल जो विक्टर इमेनुअल यहाँ आते हैं। अब क्या होता है, एक स्थान है विक्टर इमेनुअल और इनकी सेना है, विक्टर इमेनुअल और ये जो गेरिबाल्टी, ये दोनों टियानो नामक स्थान पर मिलते हैं। यहाँ नेपल्स में कोई स्थान है टियानो,
और यन ये गैरीबाल्टी इनसे समझौता कर लेते हैं, इनको राजा मान देते हैं और खुद इनके साथ मिल जाते हैं। तो इस तरह दक्षिण इटली भी मिल जाती है। तो ये तीसरा चरण। पहले चरण में लोम्बार्डी आता है, दूसरे चरण में मध्य इटली आता है, तीसरे चरण में नेपल्स और सिसिली आ जाता है। अब लास्ट और चौथा चरण। चौथा चरण जुड़ा हुआ है, वो हमने पढ़ा जर्मनी के एकीकरण से। हमने पढ़ा कि जर्मनी के एकीकरण में पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें जर्मनी के एकीकरण में 1866 में चौथा जो तीसरा युद्ध लड़ा गया 1866 में। हमने जर्मनी के एकीकरण पढ़ा। अंतिम युद्ध जो पर्सा और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ था 1866 में, दूसरा युद्ध सॉरी, उसमें इटली ने पर्सा का साथ दिया था। तो इसमें ऑस्ट्रिया हार जाता है, प्राग की संधि होती है। तो प्राग की संधि के तहत जो वेनेशिया है, ये जो ऑस्ट्रिया के पास था, ये वेनेशिया वापस इटली को मिल। तो चौथे चरण में एक तो वेनेशिया मिलता है, और उसके बाद ये रोम है, यहाँ पोप बैठते थे। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ इनका एकीकरण हो या एक आए, वो अपनी सत्ता चाहते थे। लेकिन यहाँ जनमत संग्रह करवाया, तो कहा जाता है कि यहाँ की 98% जनता ने जनमत संग्रह में विक्टर इम्यूनल को साथ दिया, और इसी तरह रोम को मिला दिया। तो चतुर्थ चरण में रोम और वेनेशिया। तो इस तरह इटली का एकीकरण हो गया। तो इटली के एकीकरण में मुख्य क्या ध्यान देना, बाधा क्या है? संस्था के नाम एक दो आपको याद होने चाहिए। कार्बिनेरी संस्था गुप्त संगठन था, इसकी स्थापना 1810 में हुई। यंग इटली 1821 में मेजिनी ने बनी। 3 मंत्र दिए, परमात्मा, जनता और इटली में विश्वास रखो। ये काबूर, ये भी अच्छा व्यक्तित्व था, उदारवादी विचारक थे। विक्टर इम्यूनल के समय ये प्रधानमंत्री बने। नेपोलियन इटली विजय के बाद इटली को 3 भागों में बांटा, जो इटली में एकता की स्थिति पैदा हुई। और उसके बाद 4 चरण है। पहले चरण में केवल लोम्बार्डी मिलता है, और फ्रांस और इटली मिलकर ऑस्ट्रिया पर हमला करते हैं। वेनेशिया ऑस्ट्रिया को देते हैं। एक संधि होती है विल्फ्रेंका की संधि, और ज्यूरिख संधि से विल्फ्रेंका की संधि को मान्यता मिलती है। मध्य इटली में यह जनमत संग्रह करवाया जाता है, जिससे लिया जाता है। फिर दक्षिण इटली है, इसमें गैरीबाल्टी नामक व्यक्ति ने सिसिली को जीता। फिर नेपल्स में विक्टर इम्यूनल और इन्होंने मिलकर अधिकार कर लिया। और लास्ट वेनेशिया है, वो प्राग संधि के तहत ली जाता है, क्योंकि इटली ने जर्मनी का साथ दिया था, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था, तो प्राग संधि हुई। और अंत में 21 जून 1871 को विक्टर इम्यूनल ने संयुक्त इटली के संसद के अंदर उसकी स्थापना की, और संयुक्त इटली के राजा बने। तो इस प्रकार ये इटली का एकीकरण 21 जून 1871 को पूरा हुआ, और फरवरी 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इस तरह आप इनमें कुछ चीजें हैं, उनको समझ करके बड़ी आसानी से आपको समझाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।